Assalamualaikum, good morning, subha bakhair. Hopefully good morning everybody, well. welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. I wish today we could start with the good news, लेकिन हमारे ही पड़ोसी अफगानिस्तान में जो कल हुआ है, जो 2 धमाके कल हुए हैं, उसने तो इस पूरे खित्ते को थोड़ा सा हिला के रख दिया, बिकॉज एक फ्यूचर जो है वो एट स्टेक हो गया है। उसकी हम आपको आज डिटेल्स भी देंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उधर है, उनसे बात भी करेंगे। फॉर द नेक्स्ट डे शो तो हम अपने टीम मेंबर से बात कर रहे थे और पर्टिकुलरली व्हेन वी वर प्लानिंग कि हम स्पेशल कंसर्न ये जाहिर कर रहे थे कि हम अपने एनालिस्ट या अपने रिपोर्टर्स से पूछेंगे कि एयरपोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी जाहिर किए जा रहे थे और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद थे, और फिर चंद ही घंटों में ये सानहा ही मैं तो कहूँगा हुआ है। 73 अफराद की हलाकत हुई है, 140 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, 2 धमाके हुए हैं और बाय द वे एक दिन में होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों का सबसे हाईएस्ट नंबर है, नंबर भी ये हुआ है। तो स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी लो नंबर, और उसी पे वैसे तो हमारा दिल हिल गया था कि 12-13 की पहले बात हो रही थी, आज सुबह उठे हैं तो ये फिगर जो है ये 73 तक जा पहुंचा है। साथ साथ हम आपको एक बता दें ये भी हुआ है, कोविड इज़ वेरी मच हेयर। कोविड के भी फिगर्स हमें बड़े डॉन्टिंग लग रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 95 जो है वो फिगर चल रहा है अमवात का। जब हम 95 अमवात की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टैट, दीज आर फैमिलीज, दीज आर रियल पीपल। ये किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के माँ बाप, दीज आर रियल ह्यूमंस हु आर लूजिंग देयर लाइफ। ख़ास तौर पे अगर आप वैक्सीन लगा लें तो इस किस्म के फिगर्स भी हमें ना बताने पड़े, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। नए फिगर्स भी बता दें 4016, तो साथ साथ हज़ारों की बात है कि नए फिगर्स भी आ रहे हैं। और कोविड जो है ना ये एक ऐसी बीमारी है कि आपकी उम्र नहीं देख रही है। लिटरली आई नो सो मेनी यंग पीपल हु आर सो बैडली अफेक्टेड कि अभी तक मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ यंग गाय, और अभी तक उसको चंद हफ्तों रिकवर होने के बाद भी रात को सोते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प लेनी पड़ती है बिकॉज ही कैन नॉट ब्रीथ। सो इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी इतने वर्स होते हैं। सो प्लीज ये ना समझिए। कैन आई जस्ट पॉइंट आउट, डेल्टा वेरिएंट जो है वो कहा यही जा रहा है कि यंगस्टर्स में जो है वो ज़्यादा जल्दी लगता है, तो देन इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। बट एनीवे जी, लेट्स मूव ऑन और अफगानिस्तान की पहले बात करते हैं। So the stylish Ramiz Raja is going to be the new chairman PCB. हाँ ना के बाद फाइनली अब इनका नाम जो है वो फाइनल हो गया है और मोहरे तस्दीक सब्त हो गई है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम काबुल की सूरत हाल आपको बताएंगे और उसके बाद एजाज सैयद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हु इज इन काबुल, एंड ऑब्वियसली वी वर सो कंसर्न्ड फॉर ऑल द जर्नलिस्ट्स हु आर देयर फ्रॉम पाकिस्तान। ज़ाहिर है एजाज भी हैं, हमारे और भी दीगर चैनल्स के साथी भी हैं, तो सबकी फिक्र लाहक हो गई थी। लेकिन बता दें आपको कि काबुल एयरपोर्ट पर वही हुआ। एक्चुअली इसके खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कल शाम काबुल एयरपोर्ट के अतराफ 2 धमाके हुए, फिर रात गए एक और धमाका हुआ। सो इन टोटलिटी देयर वर 3 ब्लास्ट्स। इन धमाकों में मरने वालों की तादाद 73 हो गई है एंड द डेथ टोल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। 140 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, 13 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। ये अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में एक रोज़ में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। दाइश ने काबुल एयरपोर्ट धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है अमरीकी एहलकारों पर हमले की मंसूबा बंदी दाइश और काबुल की जेलों से निकलने वाले अफराद कर रहे थे। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी हो ढूंढ निकालेंगे, ये उनका कहना था। ताहम उन्होंने कहा अमरीकी फौज का इनखला जारी रहेगा। तालिबान क़यादत ने काबुल बम धमाकों की खुलकर मजम्मत की है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के पास थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने काबुल धमाकों की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल दुनिया भर पर जोर दिया है कि वो तालिबान की मदद करें। ये बात उन्होंने काबुल धमाकों से पहले कही थी, सुन लीजिए। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद। सो वज़ीर आज़म
साउंडेड रियली होपफुल जहां तक तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत का सवाल है। लेकिन कल के तशवीशनाक वाक़े और मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त काबुल से एजाज सैयद। एजाज, सबसे पहले तो अपनी खैरियत, हमारे दीगर साथी, हमारे दीगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंकर्स जो वहाँ मौजूद हैं उनके बारे में बताइए। वी वर रियली कंसर्न्ड फॉर एवरीबडी जब जैसे ही यहाँ पर खबर मिली। और एजाज साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप इन धमाकों के वक्त कहाँ थे? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। जब ये धमाके हुए कल शाम, पहला धमाका हुआ तो मैं एयरपोर्ट से थोड़े फासले पर था। फिर जब एयरपोर्ट पहुंचे कि सूरत हाल देखें और वहां पर हम मौजूद थे तो हवाई वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। लकी बात यह है लकीली कि हमारे जो बाकी पाकिस्तानी साथी थे वो उस वक्त एयरपोर्ट के इलाके में मौजूद नहीं थे। बाद में हम वहां पर मौजूद ही थे तो फायरिंग हो गई, स्टैम्पीड हो गई, लोगों में भगदड़ मच गई, ट्रैफिक जैम भी हो गया। फिर हमारी मौजूदगी में ही दूसरा वाकया हो गया, दूसरा धमाका हो गया। और फिर भी हमने देखा कि हवाई फायरिंग काफी की गई, लोगों को वहां से निकालने के लिए जोर दिया गया। लेकिन हुमा और अब्दुल्ला, मैंने देखा कि बाज लोग इतने ज्यादा कमिटेड थे एयरपोर्ट जाने के लिए कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, बाज लोग, एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, वो बदस्तूर उन कॉर्नर्स पे बैठे रहे जो एयरपोर्ट के साइड पे फुटपाथ के साथ हैं, और वो चाह रहे थे कि वो वहां से ना निकले। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस पर तालिबान आए और उन्होंने काफी शाउट किया इन लोगों पर, जिसकी वजह से खौफ की फिजा जो तो पहले ही थी तो एक अफसरदगी की फिजा भी और ज्यादा उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, जवान भी थे। लेकिन जो ज्यादा तादाद है वहां पर वो नौजवानों की है और बच्चों की है। अच्छा एजाज, एग्जैक्टली ये एयरपोर्ट के अहाते के एज इन बिल्डिंग प्रेमिसेस के अंदर धमाके हुए या फिर तमाम धमाके अतराफ में हुए? और 13 अमरीकी मरीन्स तो हैं, लेकिन बाकी जो 73 टोटल है फिगर डेथ्स का, इसमें कौन कौन अमला है, अफसरान है, सिविलियंस हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं? और कोई फॉरेन नेशनल्स भी हैं इनमें कि नहीं? अब्दुल्ला, सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस जो वाकया है, इस वाकये में जो जान बहक होने वाले लोग हैं उनमें सबसे जो बड़ी तादाद है वो सिविलियंस की है। और वो जो सिविलियंस वो हैं जो इस उम्मीद पर आए हुए थे कि वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगे और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होके वो बैरून मुल्क जा सकेंगे। सबसे बड़ी तादाद उनकी है। कुछ उसमें फॉरेन पासपोर्ट होल्डर भी मौजूद थे, लेकिन अभी शनाख्तों का अमल जारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, उनकी डेड बॉडीज वहां पर मौजूद थी, उनको इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी। This is very tragic. This is indeed very tragic. अब ये बताइएगा, जिम्मेदारी तो दाइश ने कबूल कर ली, ये दाइश का जो फिनोमेना है और दाइश बरमला मुखालफत भी कर रही है तालिबान की, इसको कैसे टैकल किया जाएगा? क्या बात हो रही है? इसको बाय फोर्स इससे निपटा जाएगा, बातचीत की जाएगी? बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब्दुल्ला, दाइश का जो फिनोमेना है, बल्कि ISI के ये दाइश जो है, इसका जो फिनोमेना है उस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया जब से डॉक्टर शहाब इसके सरबराह तैनात हुए हैं। और जब डॉक्टर शहाब सरबराह तैनात हुए तो दोहा में जब पीस एग्रीमेंट हुआ फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो ना सिर्फ उन्होंने और दाइश ने, उनकी तंजीम दाइश ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, बल्कि तालिबान और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि दाइश के अंदर वो तमाम अनासर मौजूद हैं जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके खिलाफ है। और एक बड़ी तादाद दाइश में उन लोगों की भी शामिल हुई है जो अभी लोग कह रहे हैं कि जेलों से निकले हैं, बाज उसमें दाइश के सिंपथाइजर भी थे। और ये जो सिंपथी रखने वाले लोग हैं, इनमें तो वो हैं, कुछ तो वो थे जो बिल्कुल आइडेंटिफाइड थे, तालिबान ने उनको नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ ऐसे थे जो आइडेंटिफाइड नहीं थे, जो जेलों में आके फर्दर रेडिकलाइज हुए थे। आपने कहा कि इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं,
तो मेरा नहीं ख्याल कि दाइश मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। उसकी अगर आइडियोलॉजी को पढ़ा जाए और उसकी एक्टिविटीज को पढ़ा जाए, उसके ऑपरेशंस को देखा जाए, तो इराक और सीरिया और लेवांट के जो इलाके हैं उनमें दाइश ने कभी मुज़ाकरात के ऊपर एम्फसाइज नहीं किया। वो जंग और जदल पर यकीन रखते हैं और यही उनका नस्बुल ऐन। बिल्कुल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है, हम देखते रहे हैं। एजाज, ये भी बताइएगा कि इस अटैक से, जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, इससे पहले एक थ्रेट भी था और जिसकी वजह से फॉरेन एम्बेसीज ने अपने लोगों को एटलीस्ट कह दिया था कि एयरपोर्ट की तरफ आप ना आए। अभी एक तो इस थ्रेट के बारे में बताएं और अभी एयरपोर्ट के क्या हालात है। अब क्या उसको वही सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, यूएस फोर्सेस कर रहे हैं, वहाँ लोग हैं अभी भी, क्या सिचुएशन इस वक्त क्या है? हुमा, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसकी 2 लेयर्स है। एक है इनर लेयर और एक है आउटर लेयर। जो इनर लेयर है उस लेयर को तालिबान देखते हैं, जो आउटर लेयर है उसको तालिबान देखते हैं। बाहर तमाम जगहों पर तालिबान तैनात हैं, जबकि जो इनर लेयर है उसमें अमेरिकी फौजी और कुछ तुर्किश टर्की के जो कमांडर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर का भी एक जो हिस्सा है, जो जिसे जो इमिग्रेशन के अलावा का हिस्सा है, जो एयरपोर्ट की जो पार्किंग है वहां तक का हिस्सा है, वो भी तालिबान के पास है। अब सूरत हाल ये है कि रात गए तक मैं तकरीबन सुबह 3 बजे तक बाहर था और इन इलाकों को देख रहा था कि वहां पर क्या हुआ और अब सूरत हाल क्या है। तो वहां पर जितने भी लोग थे उनको तालिबान ने उस तकरीबन 1.5 किलोमीटर के जो रेडियस है उससे बाहर निकाल दिया है और तालिबान अब इस 1.5 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर, सड़कों के ऊपर, वो अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह अब हुई है तो सड़कें काबुल की खाली हैं। आमतौर पे इस टाइम पे लोगों का एक बहुत बड़ा रश होता है। मैं जहाँ पे ठहरा हूँ इसके बिल्कुल साथ एक होटल है, एक बैंक है, तो वहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा रश होता है। लोग बैंक से अपनी रकूम निकलवाने के लिए आए होते हैं। तो अभी जब मैं उठा हूँ तो मैंने बाहर देखा तो वहां पर लोग, इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। जो लंबी लंबी लाइनें होती थी या इस वक्त खौफ की फजा है। क्विकली एजाज, ये दाइश का जो अब एलिमेंट है जिसने ज़ाहिर है अपनी खुलकर तालिबान के टेक ओवर के बाद काबुल में अपनी प्रेजेंस भी बता दी कि जनाब हम तो जंगो जदल पे ही यकीन रखते हैं, ये कितना बड़ा कंसर्न है फॉर अफगान तालिबान? और क्या अफगानिस्तान में अमन कायम होने की जो हम ख्वाब देख रहे हैं और जो सबकी उम्मीद है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये बन सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। जो एयरपोर्ट के ब्लास्ट हैं वो इस बात की अलामत है कि जो तालिबान की मोनोपोली थी सिक्योरिटी के हवाले से या अस्करियत पसंदी के हवाले से या दहशत के हवाले से माजी में, उस मोनोपोली को चैलेंज किया है और इसी मोनोपोली की वजह से लोगों की एक अक्सरियत जो तालिबान नहीं है और वो अफगान है और कुछ नोटेबल्स हैं, उन्होंने कहा था कि चलें अब ये आ गए हैं तो इनको सपोर्ट करें। उनमें सबसे जो अहम है उनका नाम मैं लिए देता हूँ, हशमत गनी, जो कि अशरफ गनी के भाई हैं। इन जैसे और लोग भी थे जो कि तालिबान को पसंद नहीं करते थे, तालिबान की हिमायत नहीं करते थे, लेकिन जब ये आ गए तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये सबसे पावरफुल लोग हैं और यही सिक्योरिटी दे सकते हैं तो अब इनको सपोर्ट करते हैं और इसीलिए उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया। अब तालिबान माजी में जो अटैक्स करने वालों में होते थे, अब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और अमली तौर पर कंट्रोल इनका है। अब अटैक इनकी गवर्नमेंट के दौरान हो रहे हैं तो ये इनके लिए बड़ी परेशान कुन बात है। और जो रात को जो तालिबान के जो तर्जुमान हैं वो भी इस होटल में आए थे और कुछ और लोग, उनसे भी हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है। डेफिनेटली ये बड़ी परेशान कुन, हमारे लिए भी इधर बड़ी परेशान कुन हालात हैं क्योंकि हम इसको वॉच कर रहे हैं, लेकिन आप तो यू आर लिविंग इट, तो आपको हम यही कहेंगे कि प्लीज अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप रिपोर्टिंग बिकॉज वी नीड टू नो द ट्रूथ दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम काबुल राइट नाउ। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और साथ ही मैं कहूँगी कि ये भी एक
खतरे में बात डल गई है कि जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स आ रही थी, आपको पता है वो विंडो जो है वो बिल्कुल बंद होती जा रही है। पहले ही सुनने में आ रहा था कि इतनी लिटरली 300 पैसेंजर्स के जो जहाज़ आ रहे हैं उनमें 60-70 लोग ही रेस्क्यू हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का एयरपोर्ट पहुंचना ही इतना मुश्किल था। ऑलरेडी खाली फ्लाइट्स जो थी वो वहाँ से उड़ के वापस जा रही थी, अब तो वो भी कम हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स एयरपोर्ट जाना वो तो पहले ही अब इट्स फुल ऑफ क्या कहें खतरात, और वो तो आप देख ही रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान भी जिसे कहते हैं ना सफ़े अव्वल में खड़ा है, सबसे आगे। तो आज भी बहुत से जिसमें फॉरेन जर्नलिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इत्तेहादी अफवाज और अमेरिका ने भी पाकिस्तान से इस सिलसिले में मदद मांगी है, जनाब हेल्प अस। सो होपफुली देखिए हालात कुछ भी हों, गवर्नमेंट किसी की भी हो, अमन कायम रहना चाहिए, लोगों के जानो माल की हिफाजत यकीनी होनी चाहिए। और अभी जो कल रात के वाक़यात हैं, इससे यकीनन एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है अफगान तालिबान में भी, और यहाँ पे भी अक्रॉस द बॉर्डर हमें भी। और एक्चुअली द वर्ल्ड शुड बी वरीड, क्योंकि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि अब काबुल अगर छोड़ ही रहे हैं तो फिर वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेट्स टॉक फुटबॉल अ लिटिल बिट। बैट हो गया था, वेलकम बैट हो गया, आप बैट करें, मैं फुटबॉल के बारे में बता, बॉल कर लें, मतलब फुटबॉल। अच्छा जी, फुटबॉल के शायकीन में एक खबर गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के नामवर क्लब मैनचेस्टर सिटी स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने वाला है। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इटालियन क्लब यूवेंटस छोड़ने की खबरें जो है वो मंजर आम पर आने के बाद उन्हें अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुमताज़ क्लब मैनचेस्टर सिटी से खेलने की पेशकश हुई है। और ये मैंने कहना था, बाकी आप नहीं, आपने कहा था कि मैनचेस्टर सिटी स्टार, तो उससे ऐसा तासुर हो रहा था जैसे वो मैनचेस्टर सिटी स्टार है। हो गया ना? हाँ, मैनचेस्टर सिटी स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि यूवेंटस से एसोसिएटेड हैं, जिनका समर में अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उनको साइन करने वाला है 36-year-old रोनाल्डो को यूवेंटस से। आपको बता दिया हमने कब है इनका मुआहिदा खत्म। अगर रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी चले जाते हैं तो फिर यूरोपीय चैंपियंस लीग के ग्रुप ए में पारिस सेंट जर्मेन, PSG भी है, और रोनाल्डो और मेसी एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। क्लैश ऑफ टाइटन्स। यानी बेसिकली खबर के अंदर जो खबर थी ना वो ये थी। और मेसी ने आपको पता है हाल ही में फ्रेंच क्लब PSG को ज्वाइन किया था, ये तो सारी हमने खबर की भी थी। यूरोपियन लीग के ग्रुप ए में PSG भी है, मैनचेस्टर सिटी भी है। सो इफ रोनाल्डो एंड्स अप जॉइनिंग मैनचेस्टर सिटी, सो PSG वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में रोनाल्डो वर्सेस मेसी भी होगा। आई होप नाउ इट मेक्स परफेक्ट सेंस। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और कल जी 3 साल PTI के कंप्लीट हुए हैं, हुकूमत बनाए, और उसकी एक पूरी ज़बरदस्त किस्म की एक प्रेजेंटेशन हुई है। वज़ीर आज़म ने खुद वहाँ प्रेजेंट किया ऑल द हाई पॉइंट्स ऑफ द पास्ट 3 years। तो आपको भी थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें और बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी हुकूमत की 3 साला परफॉर्मेंस आवाम के सामने पेश की है। तकरीब दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई थी, और तवक्को थी कि वज़ीर आज़म अवाम को खुशखबरियाँ सुनाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब में अवामी मसाइल कहीं पीछे ही रह गए। और वज़ीर आज़म का क्या कहना था वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से $1.8 अरब पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के $16.4 अरब था, और आज माशाल्लाह हमारे $27 अरब पर रिजर्व चले गए हैं। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे वो थी $19.9 अरब, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं $29.4 अरब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम फिगर्स तो बता दी, लेकिन कुछ बातें उनकी तकरीर में मौजूद नहीं थी, वो हम आपको याद दिलाते हैं। वज़ीर आज़म ने आवाम को नहीं बताया कि मुल्क की एक्सपोर्ट जो कि मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसमें कितना इजाफा हुआ। हाँ, ये तो बताया था वैसे।
अच्छा जी, सबसे पहले महंगाई का हम जिक्र कर लें। महंगाई का जो जिक्र है, महंगाई का जो तस्करा है, वो वज़ीर आज़म शायद करना भूल गए। आटा, चीनी, दाल समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें 2018 के मुकाबले में आज कहाँ खड़ी हैं, ये नहीं जिक्र हो सका। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एहतसाब की गिरफ्त में लेने का तस्करा भी किया। वो भी सुनिए कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुतालिक, जो कि उनका एक्चुअली एक इंतखाबी नारा और मंशूर का हिस्सा भी था कि जनाब एक एक पाई का हिसाब लेंगे, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा। यू हैव टू लिसन टू दिस। 88 से लेकर 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में थी। 90 को उनकी गवर्नमेंट जाती है और नून लीग आ जाती है। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पे। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है। आसिफ जरदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत जाती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल। इसका मतलब क्या कि जब वो ताकत में है तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जो मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं, वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। नेचुरली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया, तो लिहाजा हम उनसे ज़रा सुनना भी चाहेंगे कि कोई तो उनको सिल्वर लाइनिंग नज़र आई होगी या शायद बिल्कुल नहीं आई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 साला हुकूमत का एक बड़ा जश्न मनाया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तकरीब की है, अपने मनसूबे बताए हैं। तो आप सियासी मुखालिफ तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो इस हुकूमत ने आपके हिसाब से अच्छा किया होगा। तो आपको कोई एक चीज़ भी काबिल तारीफ लगी है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। पीटीआई ने जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस की थी इलेक्शन से पहले, उसके हवाले से उसको जज किया जाएगा। पीटीआई की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा पिछले अदवार में, जो पिछली रूलिंग पार्टी थी उसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले में, और फिर फाइनली पीटीआई की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा जो ख़ित्ते में जिस तरह से जो भी चाहे ग्रोथ के हवाले से, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से वहाँ हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में, तो किसी भी एतबार से देखेंगे तो पीटीआई की परफॉर्मेंस मायूस कुन है। वो जो नए पाकिस्तान का तस्वर पीटीआई ने दिया था वो सब आपको याद होगा ना, कि जिसमें यूनिवर्सिटीज़ बन जानी थी, तमाम गवर्नर हाउसेस गिर जाने थे, वीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाना था, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जिसमें लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आना था, जिसमें रिफॉर्म्स होने थे, जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ज़बरदस्त तरीके से ठीक करना था, जिसमें एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स आने थे, सर्कुलर डेट को कम करना था, जिसमें डेफिसिट्स को कम करना था। तो किसी भी लिहाज से देख लें कि अगर आपने ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो उस हिसाब से 60 लाख दे चुके होनी चाहिए थी, लेकिन पता ये चला कि 60 लाख जा चुकी हैं नौकरियां। 50 लाख घर बनाने का वादा किया गया था, तो 50 लाख घर में से 2000 घर भी नहीं बने, और इसी तरह से 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस पिछले 25 साल में कभी नहीं थी, और पाकिस्तान में महंगाई कभी इतनी ज़्यादा पिछले 20-25 साल में इतनी ज़्यादा नहीं थी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी। अच्छा ज़ुबैर साहब, चूँकि आप कह रहे हैं कि जनाब जो उनके इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी वादे थे उससे वो कोसों दूर हैं, इसलिए आपको कोई एक भी चीज़ ऐसी काबिल ज़िक्र नहीं लगी जिसका हमने आपसे पूछा। लेकिन सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म इस दफ्तर में 3 साल पूरे कर जाना, इसको भी एक अचीवमेंट समझते हैं, और इसे तहरीक इंसाफ की कामयाबी से ज़्यादा निकम्मी अपोजिशन को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वुड यू एग्री कि इसमें उनकी कामयाबी कम और अपोजिशन की नाकामी ज़्यादा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो कोई तारीफ़ नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान में 2008 में जब इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने पूरे 5 साल मुकम्मल किए थे,
और फिर 2013 में PMLN की हुकूमत आई, उन्होंने पूरे 5 साल मुकम्मल किए थे। और ये एक अच्छा सिलसिला है, ये इसमें हमें कोई ख़राबी नहीं नज़र आती कि सस्टेन बेसिस पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये इसकी शदीद कमी थी पहले 65 साल में, या जो भी 2008 तक, कि पाकिस्तान में चेंज ही सही तरीके से नहीं होता। सो 3 साल कोई अचीवमेंट नहीं है। हमने कभी भी नहीं ये कहा कि हम इनको गिराना चाहते हैं, हमने तो नहीं कभी कहा कि हम इनको गिराना चाहते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये ज़रूर होता है कि जब अवाम अगर ऐसा महसूस करें और प्रेशर हुकूमत पर हो और हुकूमत अर्ली इलेक्शंस कॉल करना चाहे, अब भी हो सकता है अगले साल बहुत से लोग कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लेंगे, तो वो नाकामी भी नहीं होगा और वो तारीफ भी नहीं होगी। ठीक है, अगर हुकूमत समझती है हुकूमत वक्त कि ये सही टाइम है अवाम के पास वापस जाने का और उनसे वोट दोबारा मांगने का, तो वो एक पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अपोजिशन का हमने मौक़िफ़ ले लिया, हुकूमती मौक़िफ़ आपने कल सुन लिया था तकरीब में वज़ीर आज़म की। ये बहस तो चलती ही रहेगी। ज़ाहिर है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन ये मान ले कि हाँ जी की मौजूदा हुकूमत जो भी है चाहे उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा तो होने वाला है। राजा इज़ बैक इन द गेम। ये स्लग है हमारी अगली स्टोरी का और एक्चुअली इट मेक्स सेंस। तो राजा इज़ बैक इन द गेम और आपको बताएं कि कप्तान इमरान खान के पुराने साथी रमीज़ राजा ही नए PCB चेयरमैन होंगे और बिलाखिर तय हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा की बतौर चेयरमैन PCB तकर्रुरी की हतमी मंजूरी दे दी है और मज़ीद काम करने से माजरत करने वाले साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने भी फैसले की तस्दीक कर दी है। चेयरमैन PCB के ओहदे पर तैनाती को रमीज़ राजा ने अपने लिए एजाज़ करार दिया और क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई मंसूबे देने का भी ऐलान कर दिया। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से चेयरमैन PCB की तकर्रुरी पर शदीद तनकीद करते रहे हैं और क्रिकेट को बेहतर बनाने के वादे भी किए हैं। अब 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के साथ ही रमीज़ राजा वज़ीर आज़म के वादे पूरे करने में कितने मददगार साबित होंगे ये तो जल्द ही एक्चुअली वक्त बता देगा। बट वी विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड मैं कहता हूँ कि ये एक्सेप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान को देनी चाहिए। वो कहते रहे ना कि क्रिकेट को सियासत से अलग होना चाहिए, तो हु बेटर देन इमरान खान टू एडवाइज एंड टेल कि जनाब क्या क्रिकेट में मामला। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब हम पर्सपेक्टिव लेंगे जी साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, उनसे बात करेंगे। शोएब, रमीज़ राजा नए चेयरमैन PCB होंगे, बड़ी अहम जिम्मेदारी मिल गई है उनको, तो आपके ख्याल में वज़ीर आज़म का ये फैसला कैसा है? प्रोगेटिव तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि एक माइंडसेट को प्रोवेल किया जाए और वो माइंडसेट ये है कि वो एग्रेशन से भरा हो और पाकिस्तान एक तगड़ी क्रिकेट खेले, तगड़ी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले और उसके लिए उन्होंने बंदा मुंतखब किया है रमीज़ राजा साहब। और बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन ये है कि वो खुद इतने तगड़े क्रिकेटर नहीं रहे, तो शायद माइंडसेट को चेंज न कर पाए। तो मेरी राय उनके बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ ये है कि शायद वो कर पाए चेंज और वो अग्रेसिव डिसीजन लेंगे और अग्रेसिव क्रिकेट खिलाने में कामयाब होंगे और इस PCB को कॉर्पोरेशन की तरह रन करने में कामयाब होंगे। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और अगर वो इस माइंडसेट को ब्रेक न कर पाए जिस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है पिछले 20 साल से और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जिसमें स्टार्स नहीं आ रहे, जिसमें हीरोज नहीं आ रहे, अगर वो माइंडसेट अगर ना टूटा तो आई थिंक रमीज़ राजा साहब कभी आने का कोई फायदा नहीं होगा। चलें, आपको कुछ रिजर्वेशंस हैं। शोएब साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिली जुली सी परफॉर्मेंस दे रही है, ना बहुत बुरी कह सकते हैं ना ही कोई बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके ख्याल में बेहतरी या इवन बेहतर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई एडवाइस जो आप देंगे इस मौके पर रमीज़ राजा साहब को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह बैक इन 90s में हम बड़ी एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेला करते थे, वो उसका हिस्सा रहे हैं, वो हमारे साथ भी हिस्सा रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की एबिलिटीज जो थी वो वो टेकिंग विकेट्स थी। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बड़ी एग्रेशन से भरी हुई थी। मैच विनर्स बहुत ज़्यादा थे उसमें और इंडिविजुअल टैलेंट बहुत ज़्यादा था। वो टैलेंट शायद अब घूमता हुआ नजर आ रहा है। शायद बॉलिंग में पैचेस में हमारे पास टैलेंट आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने किया, हसन ने किया, शाहनवाज धानी हैं, सारे हैं, लेकिन वो जो फ्लेयर है, जो एक्स फैक्टर, वो अभी वापस नहीं आ पा रहा। तो वो एक्स फैक्टर लाने के लिए आई थिंक उनको सिलेक्शन, नई क्रॉप
पे इन्वेस्ट करना होगा और सिलेक्शन को तगड़ी करनी होगी, सिलेक्शन कमेटी तगड़ी लानी होगी। बंदे वो अपनी मर्जी के लाएंगे, आपको बता सकता हूँ कि वो मैनेजमेंट को नहीं छोड़ेंगे। वो मेरा ख्याल है, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है, सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत सारे एग्रेसिव चेंजेस करेंगे और इसके साथ साथ क्योंकि लाया ही उनको इसके लिए, इस चीज़ के लिए जा रहा है कि आप एग्रेसिव चेंजेस करके पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसको बेहतर करें और ऐसे एग्रेसिव प्लेयर लाए जाएं जो मैच्योर भी हों और पाकिस्तान को जिताने में कामयाब हो। अच्छा शोएब, इट्स वेरी अपेरेंट कि क्रिकेट बोर्ड की सतह पर ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई संजीदा है सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए। तो आप खुद भी इस पर बहुत बात करते रहे हैं। अगर इस सिस्टम में आपको कोई रोल मिले तो क्या पसंद करेंगे, कि क्या आपको किस किस्म का रोल हो? देखें, मेरा अभी तो कोई इरादा भी नहीं है और ना ही मेरा कोई रुझान है इस तरफ, और ना ही अभी तक मैंने कुछ सोचा इसके बारे में। अगर अपॉर्चुनिटी आई तो देखेंगे, उस वक्त तब बात करेंगे। और बस मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। जिस क्रिकेट हम खेला करते थे वो क्रिकेट का फ्लेयर वापस आ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकोनॉमिकली वाइबल इदारा बन जाए। पाकिस्तान की PSL की टीमें बेनिफिशरी हों, उनको पैसा बनना चाहिए। पाकिस्तान की और टीमें PSL में आनी चाहिए। बहुत सारे लीकेजेस और बहुत सारे एवरेज लोग जो PCB के अंदर हैं उनको उन पे स्क्रूटनी की जाए। पाकिस्तान एज ए कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ए कॉर्पोरेशन रन करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्रॉप है नई क्लब क्रिकेट से जो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो कैसे ऊपर आएगी, उसको टूर्नामेंट कैसे कराए जाएंगे। सो मुझे ये देखना होगा जरूरी, क्योंकि अभी तो मैं देखिए, मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि आपको अब 2 साल दिए जाएं। आप विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप चेंजेस करें और उसको आप इम्प्लीमेंट कराएं और रिजल्ट हासिल करें। तो मेरा तो अभी तो कोई रुझान नहीं। बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर से हम बात कर रहे थे और आपको पता है ना, टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा है, तो हम भी साथ पूरी एक टाइटल्स दे देते हैं। तो शोएब अख्तर को हमने इंट्रोड्यूस किए है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। इसी तरह वकार यूनुस आपको याद होगा, भूरेवाला एक्सप्रेस। इसी तरह स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, उसके बाद फिर रमीज राजा को भी, बल्कि क्रिकेट के राजा नहीं, रैम्बो कहाँ से आ गया? रैम्बो भी कहते थे उन्हें। अच्छा। Because he used to resemble उसके बाद क्रिकेट के राजा, फिर क्रिकेट के सिकंदर, फिर बूम बूम आफरीदी, फिर प्रोफेसर हफीज। मतलब द लिस्ट रियली गोज ऑन। तो वी लव टू गिव देम टाइटल्स एंड नेम्स एंड दे लिव अप टू देम एज वेल। एंड दिस शोज आवर लव फॉर द गेम एक्चुअली। बट एक चैलेंज अगली दफा हमने शोएब अख्तर को देना है कि उनको कहना है कि अपनी डिक्शनरी में से एक लफ्ज निकाल दें, तगड़ा, तगड़ी, और उसके बाद क्रिकेट की किसी भी सूरत हाल पर तज्जिया करें। तो देखते हैं वो कर पाएंगे। और वो काउंटर उन्होंने अगर हमें कुछ कह दिया कि ये वर्ड्स निकाल दो। बड़ी हार्टनिंग बात है कि पाकिस्तानियों का भी इतना खौफ है विद व्हाट हैपेंड इन काबुल यस्टरडे कि बहुत से हमें इसके हवाले से ट्वीट्स भी आ रहे हैं। एंड वी कैन ओनली होप फॉर द फ्यूचर कि इंशाल्लाह अब जो सिक्योरिटी हो और अब जो भी आगे जिस तरह भी सिलसिला बढ़ना है वो कुछ बेहतरी लाए। वी कैन ओनली होप एंड प्रे। और अपनी सूरत हाल पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि बारहा हम आपको ये बता रहे हैं, हम सब के लिए तंबीह है, हम सब के लिए वार्निंग है कि कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वायरस फैल रहा है, अपनी आबोताब के साथ फैल रहा है। आबोताब तो पता नहीं सही वर्ड है इस सूरत हाल में यूज़ करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं, पॉजिटिविटी रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल एंड खुदारा मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट एट पब्लिक स्पेसेस। अच्छा, यू नो आई वाज वंडरिंग व्हेनेवर आई सी विजुअल्स फ्रॉम काबुल और काबुल एयरपोर्ट वगैरह के, तो वहाँ कोविड का क्या सिचुएशन है? एक्चुअली कल आई वाज डिस्कसिंग विद एजाज दिस माय सेल्फ, क्योंकि आज और चीजें इतनी थी बात करने को, राइट, लेकिन वहाँ पे नोबडी इज वेयरिंग अ मास्क। सो कोविड की एक्चुअली क्या सूरत हाल है, हम मंडे पे को इस बारे में आपको तफसील से देखेंगे कि क्या है। बट एनीवे, आज इस घंटे में भी बहुत सी बातें करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट वेटिंग फॉर अस। लेकिन इससे पहले कल से आपको पता है, शायद आपकी नज़र पड़ी हो, ये भारतीय मीडिया जो है ना, वो बात का बतंगड़ बनाने में अगर कोई नंबर 1 से भी ऊपर का स्लॉट होता ना, तो वो वहाँ पर मौजूद होते। भारत में हस्बे मामूल एक
बिल्कुल ही गैर ज़रूरी बहस चल रही है कि पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने ओलंपिक्स फाइनल्स में नीरज चोपड़ा के खिलाफ कोई साजिश और वो करी नहीं थी, रचाई थी। और आप कभी उनकी टोन और उनकी अर्जेंसी और कभी आप वो सुने तो ऑनेस्टली हंसी आ जाती है। अगर वाकई कोई सीरियस बात भी होना तो कोई सीरियस ले ना सके। लेकिन आपको बताते हैं कि भारतीय मीडिया के मुज़हका खेज तज्जियों में कहा जा रहा है कि पहली थ्रो से पहले अरशद नदीम के पास नीरज चोपड़ा की जेवलिन थी और अरशद नहीं चाहते थे कि नीरज मेडल जीते। हंस लें पहले तो आप इसी बात पे। और इसका जवाब खुद नीरज चोपड़ा ने ही दे दिया और वजाहत दी कि ऐसा कुछ नहीं था और ये मामूल है कि खिलाड़ी एक दूसरे की जेवलिन इस्तेमाल करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं नीरज ने ही सुना दी उनको। काफी सुनिए। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। ये तो सब प्यार से रहते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को तकलीफ होना शुरू हो जाती है अगर कोई इंडियन और पाकिस्तानी आपस में कोई बेहतर कम्युनिकेशन या उनका कोई रिलेशनशिप अपनी इज्जत अपने हाथ, क्यों आप उसी नीरज से अपने ही बंदे से खिलवा रहे हैं कि प्लीज रुक जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं थी। और नीरज ने बड़ा अच्छा वैसे जवाब भी दिया। अच्छा, और ये जैवलिन है, मतलब है कि वो उन्होंने अपनी थ्रो कर ली, उसके बाद प्रॉब्लम उन्होंने अपनी थ्रो कर ली उसी जैवलिन से या नहीं भी की जैवलिन, उन्होंने कहा जी इट्स अलाउड, ये रूल्स में है कि एनीबॉडी कैन यूज एनीबॉडीज जैवलिन। और ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश ये सारे कर चुके हैं कि दे आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर, दे ऑल लुक अप टू ईच अदर, तो अब उसमें कीड़े ढूंढने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अरशद नदीम का कहना है कि जैवलिन थ्रो के मुकाबले के दौरान भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का उनसे जैवलिन लेना कोई इशू नहीं है। और अरशद ने ये बल्कि जियो न्यूज से बात करते हुए ये बताया था, एक दफा फिर सुन लें। वो तो कंपटीशन के दौरान ही है ना सारा कुछ, तो आपको पता है हम प्रैक्टिस में हैं तो जेवलिन उठा रहे हैं, तो उसका कोई फेवरेट होगा, उसने ले लिया मुझसे। कोई क्रिकेट खेलती हूँ तो कहते हैं यार ये अपना बैट दो, यार ये ज्यादा छक्के लगाता है। एक इंसान का होता है ना माइंड है, बस वो हम अपना कंपटीशन के दौरान उसको लगा कि मेरा जेवलिन इसके पास है या उसने रखवाया, और जैसे भी इस बात का मुझे नहीं पता, बस उन्होंने जेवलिन ले लिया मुझसे, तो मैं मना तो नहीं ना कर सकता कि मैंने जेवलिन नहीं देना, कोई इशू नहीं है इसका। बेसिकली ये बिल्कुल नॉन इश्यूज़ हैं जिनको इंडियन मीडिया जो है इश्यूज़ बना रहा है, और दोनों स्टार प्लेयर्स ने इसको बड़ी अच्छी तरह क्लियर भी कर दिया। ये इनका कोई इशू नहीं है, बस ये बिला वजह का इशू है और इसको हम भी इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है। और 3 साल कारकर्दगी का हम तस्करा कर रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई, इस पे हम अब तज्जिया और तबसरा हम ना करें, ये कैसे हो सकता है? पिछले घंटे में भी एक्चुअली हमने PMLN का एक तज्जिया लिया था ऑपोजिशन का, तो अभी हमें ये ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रही तहरीक इंसाफ के 3 साल जो हुकूमत के हैं वो कंप्लीट हुए, जश्न मनाया गया, बड़ी कामयाबियां गिनवाई गई वहां, तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का अपनी इस परफॉर्मेंस पर फख्र बजा है? देखिए, मेरा ख्याल है इस 3 साल परफॉर्मेंस पे फख्र की बजाय शर्मिंदा होना चाहिए था। अच्छा, आप तो जरा बरहम नजर आ रहे हैं भट्टी साहब, दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू PTI एंड इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी आप बताइए कि पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो किसी वजीर आजम और उसकी हुकूमत का 3 साल मुकम्मल कर लेना बजाते खुद एक बड़ी परफॉर्मेंस ही होती है। आप समझते हैं कि तमाम सियासी चैलेंजेस से निपटना इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है? देखिए, इसमें इमरान खान साहब की अपनी कामयाबी से ज़्यादा नालायकी और नाहली अपोजिशन की है कि वो कोई चैलेंज ना बन सकी इमरान खान साहब के लिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरे 3 साल देख लें, इमरान खान साहब ने मुकाबला किया इमरान खान से, मतलब खुद ही एक इशू क्रिएट किया और फिर खुद ही उसको ख़त्म किया, और ख़ुद ही एक इशू बनाया और फिर खुद ही उसको ख़त्म करने की जद्दोजहद में लग गए।
तो इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब से इस पूरे 3 सालों में मुकाबला किया है। चले, आप कह रहे हैं ये एक्चुअली सेज मोर अबाउट द नाअहली ऑफ ऑपोजिशन। ये बताइएगा कि अब जी 3 गुजर गए, 3 साल और बाकी बचे 2, तो इन 2 सालों में अब तक तो नहीं लगता कि ऑपोजिशन किसी भी तरह का चैलेंज बन सकेगी, क्रेडिबल चैलेंज एक जो बनना होता है। तो फिर चैलेंज है क्या खान साहब के सामने? क्या करना है ऐसा कि अवाम अगली बार भी तब्दीली सरकार नारा लगाए? बिल्कुल नारा लगाए, क्या उठे? इमरान खान साहब को सिर्फ अब एक चीज़ पे फोकस करना है। 2018 में उनकी हुकूमत बनी, 2018 में आटा, घी, दालें, चीनी, बिजली, गैस, स्कूल की फ़ीसें, दवाइयाँ, ये सारे और एक घर का बजट बनाते हुए क्या 2018 में एक आम आदमी कंफर्टेबल था कि 2021 में आज कंफर्टेबल है? ये इमरान खान साहब को अब सोचना है। और अब करना क्या है कि 2023 में जब वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो उस वक्त फ़ख्र से बता सकें कि 2018 से 2023 में आम आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा आरामदेह। अगर इमरान खान साहब ये कर गए तो छा जाएंगे, अगर ना कर गए तो फिर शौकत खानम, वर्ल्ड कप, नम्बल और सारे कारनामे इमरान खान साहब के एक अंडर क्लाउड आ जाएंगे, उन पे इस नाकामी के नीचे छुप जाएंगे। चले जी, थैंक यू भट्टी साहब। महंगाई बेसिकली, और आपने आटा चीनी दाल तो कह दिया, अद्वियात मतलब है आप चीनी कम खा के भी गुजारा कर सकते हैं। जिसको दवा की ज़रूरत है वो दवा खाए बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता। अद्वियात की कीमतें डबल ट्रिपल हो चुकी हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं, और डॉलर आपको पता ही है, आपके सामने ये सूरत हाल है, मुसलसल बढ़ रहा है। 2-4 चीज़ें ये भी कंट्रोल हो जाएं तो बाकी जो भी हो, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर टू द अवाम। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र होना चाहिए था, लेकिन जिक्र तब होता जब कोई बेहतरी आई। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ सेविंग ड्रग्स एज वेल। सो 3 साल में अगर 11 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है और उस पर फवाद चौधरी साहब आके एक लंबी तकरीर करते हैं कि जनाब महंगाई होना तो इररेलेवेंट है, तो इससे एहसास होता है कि शायद आपको अवाम का एहसास नहीं है। और पता है क्या, अगर आपको ये लगता भी है कि महंगाई होना इररेलेवेंट है, तो जब एक वफाकी वजीर हु इज द तर्जुमान ऑफ, जो चेहरा है हुकूमत पाकिस्तान का, वो ये कहता है ना बड़े मजे का खेज और बड़े डिग्रेडिंग अंदाज में कि महंगाई होना तो इररेलेवेंट है, तो ऐसा लगता है कि आप गरीब से बहुत दूर हैं और आप गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक सच बताएं, आप अपनी आवाम को जानते हैं ना, आम आदमी का एक्सपोर्ट से क्या लेना देना, उसको ये बताएं। उसका लेना देना सिर्फ ये जो हाउस होल्ड कमोडिटीज है ना, रोज की, ये चीनी, आटा, ये सारी चीजों से लेना देना, उसको कम करें और वो आटा बढ़ने पे कहते हैं गंदम की कीमत बढ़ गई, तो किसान को फायदा हो रहा है। सर आप जरा अपने हल्के में जाके पूछ लें आवाम से, लिहाजा आप जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स से निकलें। और अगर आपको हकीकतन ये लगता है कि महंगाई तो इररेलेवेंट हो जाती है क्योंकि कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है, तो आप जिस अंदाज में ये बात करते हैं ना, उससे लगता है कि आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं लगता है। चलिए, अगर इतना एक्सट्रीम ना भी लगता हो तो यू आर नॉट इन टच विद रियलिटी, ये बिल्कुल तासुर जाता है। अच्छा जी, ऑपोजिशन का एक और पर्सपेक्टिव लेंगे, और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है, बड़ा जश्न मनाया है, कामयाबी अपनी एक तासुर की है। तो इस हुकूमत के ऐसे कौन से अच्छे काम हैं जिन पर पीपल्स पार्टी भी तारीफ के बिना नहीं रह सकती कि ये बात तो इन्होंने अच्छी की है? कुछ तो होगा वैसे सर। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, एक बात तो काबिले तारीफ है हुकूमत की। नंबर 1, अपने मुखालफों को ब्लेम करो, उनको जिस हद तक हो सके तजलील की तरफ ले जाओ, मीडिया को जितना दबा सकते हो दबा लो। चंद बड़े इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1, 2 करोड़ लोग इस 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये हुकूमत की आला परफॉर्मेंस है। 60 लाख लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे इन 3 सालों में। ये हुकूमत की आला कारकर्दगी है। खान साहब के दौर में न बिजली सस्ती, न तेल सस्ता, न गैस सस्ती, बल्कि इंतहाई महंगे। फिर एक दावा है कि हमारे दौर में किसान बड़ा खुशहाल हुआ है, हमने बम्पर क्रॉप्स ली है, बम्पर क्रॉप्स। और कमाल ये है कि बम्पर क्रॉप आई है गंदम की और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप आई है गन्ने की और हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हैरानगी है ना कि जमींदार खुशहाल है बम्पर क्रॉप से और हम खुशहाल हो गए हैं।
अच्छा कायरा साहब, वो कहते हैं फूड सिक्योरिटी आने वाले सालों में क्रिएट करने के लिए भी इंपोर्ट किया जा रहा है और ज़ाहिर हमारी आबादी भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। कायरा साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ऐलान है कि वो इस हुकूमत के 3 सालों पर अपना वाइट पेपर जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर कोई इरादा है ऐसा? क्या पीपल्स पार्टी ने इस हद तक अब ऑपोजिशन भी छोड़ दी है कि वो नून लीग के प्रॉब्ली साथ भी नहीं है इस इक़दाम में उनके? यार अपोजिशन छोड़ना इशू नहीं है, ये हुकूमत अपने फेलियर की खुद दास्तान है। मुझे किसी, पहली बात तो मेरी जमात को भी करेगी, मेरी जमात भी करेगी, क्योंकि ये रवायत बन गई, आप प्रेशर बिल्ड कर देंगे। लेकिन ये तो इस मुल्क का हर शहरी, हर नौजवान, हर जो बुजुर्ग है, आम आदमी है, वो इस हुकूमत की फेलियर की दुआइयां दे रहा है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं तो गवर्नमेंट का मुखालिफ हूं, मैं तो उसके मुखालिफ बातें करूंगा। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, चैलेंज करके आप खुद अपने आप को, अपना बजट देख लीजिए। आप जो सैलरीड क्लास है, आपके साथ क्या हुआ पिछले 3 साल में? आपके हालात बेहतर हो गए और आपको जरा बेहतर सैलरीज मिलती है ना। ये जो कैमरा के पीछे लोग खड़े हैं, जो चाय पिलाने वाले हैं आपको, ये जो आपके बाहर गेट पे खड़े हैं, ये जो पीछे आपके ओबी रूम में बैठे लोग हैं, जरा इनको बुला के पूछिए, इनसे पूछिए कि पिछले 3 साल में तुम्हारी जिंदगियों में बेहतरी आई है कि खराबी हो गई है? अगर बेहतरी आई है तो इमरान खान जिंदाबाद है, और अगर खराबी आई है तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ वजन है। थैंक यू कायरा साहब। थैंक यू कायरा साहब फॉर योर पर्सपेक्टिव। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ख़वातीन हमें देख रही हैं उनके लिए भी मुफीद साबित हो सकती है। मे बी दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। माशरे में ख़वातीन के सरगर्म किरदार और उन्हें मुआशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली खुद इन्हिसार बनाने के लिए मुनासिब रहनुमाई सर्टनली वैसे मर्दों को भी चाहिए होती है, सभी को चाहिए होती है, ख़वातीन को भी चाहिए। पाकिस्तान में इसीलिए यूएसएड के ताबन से ख़वातीन के लिए विमेन फ्रेंचाइज प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। उस प्रोग्राम में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को हौसला अफजाई के साथ कारोबार की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और आपको बताएं कि प्रोग्राम की सरबराह मरियम रियाज आज जियो पाकिस्तान की मेहमान हैं, क्योंकि हम उनसे समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह ख़वातीन जो हैं इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकती हैं। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ज़बरदस्त बात है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़वातीन के हवाले से, उनको एम्पावर करने के हवाले से हो सकता है, वी आर ऑल फॉर इट, वी रूट फॉर इट। प्लीज़ बताइएगा विमेन फ्रेंचाइज प्रोग्राम क्या है? अस्सलाम वालेकुम हुमा अब्दुल्ला। पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। देखिए, फ्रेंचाइज जो है इट्स अ बिजनेस मॉडल, और इसमें काम ऐसे होता है कि इसमें एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ फ्रेंचाइजी, जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, और बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड उस लीगल एग्रीमेंट के तहत जो इन्वेस्टर होता है वो लीगल फ़ी देता है, जिसको लाइसेंस फ़ी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी को उसका कॉर्पोरेट ब्रांड या बिजनेस ब्रांड जो नाम है वो यूज़ करने के लिए, उस नाम को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। नहीं तो आप यहाँ पर ख़वातीन को जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं उनकी फ्रेंचाइज लेकर दे रहे हैं? देखिए, हम नहीं लेके दे रहे हैं, लेकिन हम ख़वातीन के साथ ताउन कर रहे हैं कि उनको पहले तो हम आगाही दें, इंफॉर्मेशन दें कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल को लेके, इतनी समझ नहीं है। पहली बात ये कि ये उन तजर्बाकार औरतों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, जो अपने बिजनेसेस कर रही हैं, बट यूजुअली वो इनफॉर्मल स्केल पे होते हैं बिजनेसेस, होम बेस्ड होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ट्रेनिंग कैसे मिल सकती है फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, या फॉर दैट मैटर what franchise opportunities even exist. So through this program of USAID Pakistan, जिसमें हम अपने US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक प्रोग्राम है, कमर्शियल लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रेंचाइज टीम है, उनके साथ मिलके हम उनके इश्तराक के साथ ये प्रोग्राम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। दीज आर ग्लोबल स्पेशलिस्ट, इन्होंने फ्रेंचाइज प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग की हुई है दुनिया भर में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि ख़वातीन हमें ज्वाइन करें। पहले तो फाउंडेशनल नॉलेज हम उनको दें कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल काम कैसे करता है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है उनकी और फ्रेंचाइजर की, और फिर मेक देम गेट प्रिपेयर्ड टू क्वालिफाई फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज एज दे कम इन अराइव। अच्छा, हु कैन जॉइन दिस प्रोग्राम? बिकॉज ये तो डेफिनेटली आपकी बातों से यही लग रहा है कि जिनको शायद इतनी नॉलेज, इतनी नो हाउ ना भी हो, तो दैट इज व्हाट यू गाइस डू, कि आप उनको हेल्प आउट करते हैं टू डेवलप देयर ओन बिजनेस या फ्रेंचाइज लेने का। तो हु एक्चुअली इज एलिजिबल टू join this program?
देखिए, इट कैन नॉट बी समबडी हु फॉर एग्जांपल हैज एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। आपका एक एस्टैब्लिश बिजनेस है लेकिन आप उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं एंड उसको ग्रोथ, उसके अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यू आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज व्हिच आर रिलेटिवली लेस रिस्की। फ्रेंचाइज मॉडल में ये होता है कि जब आप लाइसेंस फी पे करते हैं तो आपको जो फ्रेंचाइजर है वो एक पूरा बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट पैकेज एक टर्न की फॉर्मेट में आपकी मदद करता है, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग देता है कि अपने स्टाफ को आपने कैसे ट्रेन करना है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर मरियम इज दैट कि आप उन खवातीन को फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में आगाही दे रही हैं और उनके जो भी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं आप कह रही हैं कि वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज बेचें, जाहिर है इससे उनका भी फायदा होगा और उनका बिजनेस एक्सपैंड भी होगा। इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो मकसद है हमारा यूएसएड पाकिस्तान का वो ये है कि जो यूएस बेस्ड फ्रेंचाइजीज हैं स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, एग्जांपल प्लीज दें ताकि समझ आ जाए हमारी बात। जी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो समझ आ जाएगी बात। अच्छा, ठीक है। देखिए, सर्विसेज सेक्टर में जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आजकल ग्रो करी हैं किन स्पेसिफिक सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल चाइल्ड हेल्थ है, फॉर एग्जांपल आईटी बेस्ड बिजनेसेस हैं, एजुकेशन है, कॉस्मेटिक्स हैं। आपने देखा है कोविड जब से शुरू हुआ है मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है बिजनेसेस की, लोग आ जा नहीं सकते ज़्यादा, ई कॉमर्स जो है उसमें बहुत ग्रोथ आई है। सो यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू कनेक्ट विद यूएस सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइजेस, लर्न फ्रॉम देम, एंड अगर वो उनकी स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करती हैं जिसमें हम उनकी मदद करेंगे तो दे कैन ओपन अप ए फ्रेंचाइज हियर इन पाकिस्तान बाय इन्वेस्टिंग इन अ यूएस बेस्ड फ्रेंचाइज। द आइडिया इज कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो खवातीन बिजनेसेस चला रही हैं उनके पास एक ग्रोथ मॉडल आ गया है। अगर वो एक छोटे पैमाने पे काम कर रही थी, अब वो अपने प्रोग्राम को, अपने बिजनेस को, अपने जो उनका जो कमर्शियल एंटिटी है उसको ग्रो कर सकते हैं। ये यूएस बेस्ड फ्रेंचाइजी को या फ्रेंचाइजर को एक्चुअली फीस वो खवातीन खुद ही देंगी, आप उसमें भी हेल्प करते हैं उनकी तमाम जो उसकी, जाहिर है इट्स एन एक्सपेंसिव मॉडल। जी, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हाउ सर्विस फ्रेंचाइजेस आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू एज वी नो हाउ द फ्रेंचाइजिंग मॉडल वर्क्स। इसमें देखिए हमारी जो सपोर्ट है यूएस गवर्नमेंट की थ्रू यूएसएड पाकिस्तान एंड कमर्शियल लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो है तकनीकी ताउन, टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, हम मदद कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग में हर लिहाज से, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे कि लीगल एस्पेक्ट से आपकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। बियॉन्ड दैट पॉइंट नेचुरली हर बिजनेस की एक असेसमेंट होती है, वो फ्रेंचाइजर जो है वो भी करता है, जो फ्रेंचाइजी है वो करता है। बियॉन्ड दैट इट्स बिटवीन द फ्रेंचाइजी एंड द फ्रेंचाइजर। ऑलराइट, वी गेट दैट पॉइंट। सो आप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, आप टेक्निकल सपोर्ट देंगे, लेकिन बाकी जो उनके फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं वो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के आपस में जरूरत है इस काम की। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो सोच रही होती हैं कि जी इस काम को किस तरह बढ़ाया जाए, बट दे ऑलरेडी हैव बिजनेसेस बट दे डोंट नो कि हाउ टू फ्लरिश इट, किस तरह वो कोलैबोरेट कर। अमेरिकी जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनकी फ्रेंचाइज आप किस तरह पाकिस्तान में ले सकते हैं, ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। रीड अप मोर ऑन दिस, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ज़रा इतनी सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकी क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड था, लेकिन आप मजीद पढ़ें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉर इट। एंड यूएसएड की ऑब्वियसली वेबसाइट पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मूविंग ऑन, ज़रा फिर खित्ते की पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं और थोड़ा सा एक सेंस जानना चाहते हैं कि हाउ आर थिंग्स डेवलपिंग फॉर द तालिबान इन अफगानिस्तान। नेचुरली कल के धमाके के बाद तो और ज़रा टेंशन हो गई है, लेकिन समझाने के लिए हमें जी सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब इज़ विद अस। साफ़ी साहब, तालिबान के शुमाल में मुखालिफ ग्रुप से मुआहदे होने पर ऐसा लग रहा है कि अब सिक्योरिटी के चैलेंज जो हैं वो ख़त्म तो खैर बिल्कुल नहीं हुए। आफ्टर यस्टरडे वी सॉ दैट आफ्टर लास्ट इवनिंग, लेकिन अचानक काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ है ना, उसने हमें वाकई रीअसेस करना पड़ रहा है हमें सिचुएशन। तो कितना बड़ा धचका है ये तालिबान के लिए और उनके एक मुकम्मल हुकूमत के क़याम के ख्वाब के लिए? पहली बात तो ये कि तालिबान के सामने अफ़गान हुकूमत सरेंडर हो गई है या उसने मैदान छोड़ दिया है, लेकिन अभी जिस तरह के एक गवर्नमेंट किसी मुल्क को अपने तहवील में लेती है तो तालिबान ने उसी तरह अफ़गानिस्तान को अपनी तहवील में नहीं लिया है। अभी तक उनकी हुकूमत की कंपोजिशन भी सामने नहीं आई है।
दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी दाइश जैसे ग्रुप थे कि जो न सिर्फ ये कि तालिबान के ज़रिए कमांड नहीं थे, बल्कि उनके पास भी सुइसाइडर्स भी हैं और वो भी तालिबान की तरह के मज़हब की बुनियाद पे फ़ाइटर्स हैं। और अब ज़ाहिर है कि तालिबान अगर उनको एलिमिनेट करेगी तो उनकी तरफ से तालिबान की हुकूमत बन जाने की सूरत में भी कार्रवाइयाँ होगी। तीसरी बात ये है कि शमाल की जो क़ुव्वतें हैं जिसका आपके सवाल में ज़िक्र है, तो उनके साथ अभी तक उनका कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। तो अगर उनके साथ मुआहिदा नहीं हो जाता तो पोजीशन बदल जाएगी। इससे पहले तालिबान गुरीला जंग करते थे और इसी तरह बम रखते थे, ख़ुदकुश धमाके करते थे, तो उस सूरत में पोजीशन बदल जाएगी। सिर्फ शायद वो ख़ुदकुश हमले ना कर सके तालिबान की तरह, लेकिन बाकी तालिबान ने अपने इस गुरीला वार में जो जो तरीक़े इस्तेमाल किए हैं वो फिर शमाल की ताकतों की तरफ से भी ताजिक, उज़्बक, हज़ारा या जिनके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं हो जाती तो वो लोग यकीनन उस शक्ल में तालिबान की मुज़ाहिमत करेंगे। चले होपफुली वो नौबत ना आए। आपने कहा अभी सिर्फ जंग बंदी पे इत्तेफाक हुआ है, कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, लेट्स सी वो भी हो जाए। ज़ाफ़ी साहब, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि तालिबान जो हुकूमत बनाए वो इंक्लूसिव हो, सबको शामिल करें। अब तक तालिबान की तरफ से जो गवर्नेंस वगैरह लगाए गए हैं, आपके ख्याल में क्या वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं? तालिबान अभी तक कह तो ये रहे हैं कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और तालिबान की सफ़ों में भी उस हवाले से दो आरा पाई जाती हैं। ज़ाहिर है ये काम वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान की क़यादत को भी ये एहसास है कि अगर अपनी हुकूमत में वो दीगर कम्युनिटीज़ को शामिल नहीं करते तो उस सूरत में उनको आलमी सतह पे रिकग्निशन नहीं मिल सकती। न सिर्फ आलमी सतह पे बल्कि रीजनल सतह पे भी जिन ममालिक की हमदर्दियाँ तालिबान के साथ हैं उनके लिए भी उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल होगा। तो एक तरफ ये सूरत हाल है कि अपनी रिकग्निशन के लिए उनकी ये मजबूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो टर्म्स एंड कंडीशन उनकी तरफ से सामने रखी जा रही हैं, सरेदस मुझे इस तरह लगता है कि वो शमाल के ताजिक, उज़्बक और हज़ारा क़यादत के लिए भी काबिल कबूल नहीं है और शायद हामिद करज़ई जैसे लोगों के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी तरफ उनके जो डिमांड्स हैं वो तालिबान के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान और ईरान और चीन जैसी पड़ोसी ममालिक की ये ख्वाहिश है और उनकी कोशिश भी है कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। तालिबान की अपनी ख्वाहिश और कोशिश तो यही होगी कि वो अपनी हुकूमत में हज़ारा, उज़्बक और ताजिक तालिबान को शामिल करके उसे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का नाम दे दें, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल होगी। ऑब्वियसली चाहते तो सारे हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, लेकिन आफ्टर, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब हमसे बात करने का। कल रात के जो शाम के हमले हुए हैं काबुल में, उसके बाद कुछ हेडलाइंस हम देख रहे थे और उसमें एक अजीब सी चीज़ जैसे कि अब तालिबान को अपनी एंटी टेररिज्म पॉलिसी भी बनानी होगी, विच इज़ एन आयरनी, बिकॉज पहले तो बिल्कुल तालिबान से ही होता था कि ज़्यादा खौफ होता था और एक आपको पॉलिसी बनानी पड़ती थी, अब तालिबान को ये काम करना पड़ेगा, विच टेल्स यू कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द रीजन। सो द चैलेंजेस आर देयर और होपफुली जो भी सूरत हाल बने अफ़गानिस्तान में लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो और उनको किसी तरह अमन नसीब हो जाए, बेहतरी उनकी ज़िंदगी में आए। इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, जल्दी से आपको बात बताना चाहते हैं। कल आपने भी तकरीब देखी होगी जिसमें वज़ीर आज़म ने अपनी 3 साल कारकर्दगी बयान की। आप कल की तकरीब के मनाज़र देखिए और उसके बाद वो तमाम हिदायत और वो तमाम ऐलानात जहन में लाइए जो कि NCOC के इजलास के बाद असद उमर साहब बयान करते हैं और उनके दीगर साथी, जिसको हम बड़ा इंकरेज करते हैं कि जनाब इस डेट से ट्रैवल एयर पे पाबंदी होगी। स्कूल्स आपको पता है अभी तक खुले नहीं हैं, पर्टिकुलरली मतलब की बात कर लें 2-2 दिन मार्केट्स बंद हैं। इस्लामाबाद में पिम्स में ऑपरेशन मुअत्तल हो गए हैं जब तक कोविड की सूरत हाल
नॉर्मलाइज नहीं होती। इस्लामाबाद में अगले 21 दिन तक आप होटलों में रिजर्वेशन नहीं ले सकते, यानी आप मॉल्स हो, एयर ट्रैवल हो, व्हाटएवर, हर चीज में आप कॉन्शियस हैं कि कोविड इज वेरी मच हियर। हम रोज आपको फिगर्स बता रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं पब्लिक स्पेसेस पे, आपने देखा है ना, एक स्पेस छोड़ के एक पे बैठते हैं, बेशक वो हॉस्पिटल्स के वेटिंग रूम्स हो, एयरपोर्ट्स हो, वेयर एवर इट इज, अब तो वो क्रॉस लगा देते हैं कि जी बीच में कोई नहीं बैठेगा, एक एक। फिर हमने ये कल का कन्वेंशन देखा और हम थोड़े से खौफजदा हो गए। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू मेक इट। काश कि वजीर आजम इधर आते ही हॉल में सबसे पहले तो माइक पे कहते हैं सारे अपने मास्क पहनो, मतलब वी वुड हैव लव्ड दैट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ताकि पता चलता कि भाई हम इस माहौल में अपने 3 साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं और अचीवमेंट्स हमारी, लेकिन वी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक एंड दैट इज वेरी मच स्टिल हियर। 3 साल की आपकी परफॉर्मेंस में इस वक्त सबसे वन ऑफ द बिग चैलेंजेस इज दिस पेंडेमिक। So if you're so concerned about your performance, you should be concerned about tackling and dealing with this pandemic as well. So आप यहाँ पे आके सरजनिश कर सकते थे उन तमाम लोगों की, और यकीन मानिए आप अभी आधा जुमला बोलते हैं ना, तमाम हॉल में बैठे अफराद अपनी जेबों और पर्सों में से मास्क निकाल के पहन लेते, और फिर you just had to utter 2 words. तो ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस खान साहब हम सजेस्ट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि आपकी कही हुई बात इतना लोग मानते हैं, और अगर इसी हॉल में वो आप एग्जांपल दे देते, और इससे पहले भी बड़ी वैसे तो जगह हम पॉइंट आउट करते रहते हैं, तो लोग पहले थे। दूसरी चीज, आई नीड टू मेंशन दिस, व्हाट हैपेंड टू सोशल डिस्टेंसिंग, वही हम कह रहे हैं, ये इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, हम गए हुए हैं इधर, हमने भी यहाँ इवेंट्स अटेंड किए हुए हैं, एक सीट छोड़ के एक बंदा, इतने लोगों को अटेंडेंस बस आप करने देते हैं कि जी आधी कैपेसिटी पे ये फुल होगा, विच मींस दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सोशल डिस्टेंसिंग, कोई साथ साथ नहीं बैठेगा, यहाँ जुड़ के बैठे हुए हैं लोग, ये एक कोविड हॉटबेड लग रहा है, वी आर होपिंग मोस्ट ऑफ देम आर वैक्सीनेटेड। शादियां आप लोगों को करने नहीं दे रहे, वैसे शादी में ना आजकल किसी भी छोटे से छोटे भी हॉल में चले जाएं तो इससे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होती है, क्योंकि वो शादी हॉल वाले बड़े डरे होते हैं और वो टेबलों पे बैठ के ही खाना सर्व करते हैं। अगर आप इतना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आप वैसे बड़ा अच्छा आपने इंतजाम किया, तो इससे आधे लोग भी आप बुला सकते थे और बाकियों को ऑनलाइन दिखा देते, जगह जगह स्क्रीनें भी लगाई हुई थी ना, सो इतने लोग एक तो भर लिए, अगर भर भी लिए और ये सारे वैक्सीनेटेड भी हैं, तो एक एयर कंडीशन हॉल में ये मास्क तो पहन सकते थे, उसमें एक लीडरशिप की तरफ से एक मैसेज तो जाता कि इस मुल्क में परसों 141 लोग इंतकाल कर गए कोविड की वजह से, एंड इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सर्जरीज नहीं हो रही क्योंकि कोविड पेशेंट्स का लोड ज्यादा है, और इस्लामाबाद में ही ये हाल है। सो प्लीज डोंट माइंड अस सेइंग दैट यू, हम तो कुछ भी कहेंगे, हम तो रोज यही बात कर रहे होते हैं कि भैया मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, लेकिन खान साहब इफ इट कम्स फ्रॉम यू इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। तो लिहाजा ये देख के हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। जस्ट अ बिट ऑफ ए रिविजन आपको बता दें कि इस वक्त पॉजिटिविटी रेट्स क्या चल रहे हैं पूरे मुल्क में ही। हैदराबाद 9.43, कराची 14.11, अगर आप पंजाब में ही देख लें तो पिछले 24 घंटों में 1320 नए केसेस हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। जी बिल्कुल जनाब शहबाज शरीफ ने आज कराची पहुंच रहे हैं। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सिंध खुसूसन कराची में तंजीम साजी पर खुसूसी तवज्जो देंगे, लेकिन सिंध में तो अपने मसले चल रहे हैं। इनकी तंजीम जो है इटसेल्फ, जो पार्टी है, उसके अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और 29 को PDM का जलसा भी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सलमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून कराची के। जी सलमान साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ कराची आ रहे हैं, मकसद ये भी यकीनन होगा कि शहर में जमात को मजबूत बनाकर दिखाया जाए, लेकिन आपकी तंजीम तो बड़ी बिखरी हुई है ऑलरेडी, मतलब यूनाइटेड तो आप लोगों को खुद होना है। मिफ्ता इस्माइल भी ओहदा छोड़ चुके हैं, तो आपसी फड्डे कैसे ख़त्म होंगे, इस पर बात कर लें। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इश्यूज़ पे तवज्जो देना, अपने बीच में तो चीज़ें ठीक रखें। देखिए, मिफ्ता साहब हो या सलमान हो, कई सलमान आए, कई मिफ्ता इस पार्टी में आए और गए, उन्होंने अपनी खिदमात पेश करी और खिदमात याद रखी जाती हैं, और ये पार्टी माशाल्लाह एक लेगेसी है इसके पीछे, और उसके पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का खून है, पसीना है, मेहनत है, कमिटमेंट है, और इसमें इसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, ना इसकी रवानगी को कोई रोक सकता है। और ये छोटी मोटी चीज़ें हर पार्टी में होती हैं। अगर आप बात कर लें, किसी भी पार्टी को ले लें, तो वर्कर्स का बड़ा मान होता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं। हमारी ऐसे भी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने शहीद भी हुए इसी शहर में हमारी पार्टी से। तारिक अली खान साहब, रंधावा साहब शहीद हुए हैं पार्टी के लिए, परचम बुलंद रखने की ही सज़ा दी गई थी उनको। सो वो बड़ा मान है उनकी फैमिलीज़ का,
फिर कभी कभी जब उनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हो जाती है, वो उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो अपने तरीके से थोड़ा प्रोटेस्ट भी करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पार्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आज आप देखें कि शारा फैसल के ऊपर किस तरह से कल रात से सारी पार्टी के जितने भी अहदेदार हैं सब कैंप्स लगा के बेचैनी से अपने सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए फिर मंडे को आपसे पूछते हैं कि कैसा रहा ये टूर, ये शुक्रिया सलमान खान। थैंक यू। सदर टाइम कम है हमारे पास, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। वी कैन सी ऑन मंडे।